प्रकरण 2 भाग 1 यौन चेतना और उसके प्रेरक संस्थान। विषय प्रवेश। काम भाव के रूप में अतिशक्ति के प्रथम निकास को साहित्य में यौन चेतना का उदय कहा गया है। यौन चेतना के उदय का पहला अनुभव यह होता है कि लड़के लड़कियों को संसार कुछ बदला बदला सा, कुछ उजला उजला सा दिखने लगता है। जिन स्त्री पुरुषों, लड़के लड़कियों पर वे पहले एक उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाते थे, उन सब में उन्हें कुछ नयापन दिखाई देता है। अब तक सुनी हुई परियों और राजकुमार की कहानियों के अर्थ अब बदल गए से प्रतीत होते हैं। ऐसी कहानियों के नायक के स्थान पर लड़का खुद को कल्पित करने लगता है। परियों के लुभावने पंखों से उसकी नजरें फिसलती हैं और वे वक्ष और नितंब के उभार तलाश करती हैं। ऐसी कहानियों की नायिका बनी हुई लड़की की नजरें राजकुमार के रत्न जटित लिबास और मुकुट से हटती हैं और उसके कसे हुए गठीले शरीर पर अटकने लगती हैं। नई चेतना से संपन्न ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने में एक अजीब सी सिहरन, एक नई किस्म के रोमांच का अनुभव करते हैं। उनका जी चाहता है कि वे किसी मांसल शरीर से टकरा जाएं, टकरा कर चूर चूर हो जाएं या उसे चूर चूर कर डालें। शरीर विज्ञान का कहना है कि बचपन और यौवन के मध्य काल में होने वाले इन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का कारण कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स हैं। नर की विशेषताएं प्रकट करने वाले हार्मोनों की उत्पत्ति के मुख्य केंद्र अंडकोश हैं। मादा की शारीरिक विशेषताओं के कारण डिंबाशय है। यहाँ इतना स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंडकोश और डिंबाशय के हार्मोन काम भाव के मुख्य कारण बेशक हैं, किंतु इस भाव को आवेश बनाने का काम केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विभाग तथा अन्य ग्रंथियों के स्राव मिलकर करते हैं। केंद्रीय स्नायु संस्थान का थोड़ा सा परिचय। कपाल की हड्डियों की ओट में केंद्रीय स्नायु संस्थान 6 प्रधान भागों में बटा हुआ है। वे भाग हैं: 1 मुख्य मस्तिष्क या सेरिब्रम, 2 लघु मस्तिष्क या सेरिबेलम, 3 सुषुम्ना शीर्ष यानी मेडुला ओब्लोंगेटा, 4 सेतु यानी पोन्स वरोली, 5 थैलेमस, 6 हाइपोथैलेमस। इन सभी भागों के सम्मिलित रूप को लोक भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है। सुषुम्ना शीर्ष के माध्यम से शरीर के सभी अंगों का मस्तिष्क से संबंध बना रहता है, इसलिए सुषुम्ना को केंद्रीय स्नायु स्थान का विस्तार माना जाता है। मस्तिष्क में स्थित संवेदनाओं के केंद्र। मुख्य मस्तिष्क शरीर की सर्वोच्च मानसिक शक्तियों का केंद्र है। इसमें स्मृति, चिंतन तथा संवेदनाओं के क्षेत्र हैं। 5 प्रकार की संवेदनाओं के क्षेत्रों के नाम इस प्रकार से हैं: 1 दृष्टि क्षेत्र यानी विजुअल एरिया, 2 श्रवण क्षेत्र यानी ऑडिटरी एरिया, 3 घ्राण क्षेत्र यानी ऑल्फैक्टरी एरिया, 4 स्वाद क्षेत्र यानी गस्टेटरी एरिया, 5 स्पर्श क्षेत्र यानी सोमैटोसेंसरी एरिया। ये सभी क्षेत्र स्नायुओं द्वारा ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित ज्ञानेंद्रियां हैं: 1 आंख, 2 कान, 3 नाक, 4 रसना तथा 5 त्वचा। इनमें से कामुकता का संबंध स्पर्श क्षेत्र से अधिक है। स्पर्श से संबंधित अन्य पहलुओं के विषय में प्रकरण 3 में विवरण प्रस्तुत करेंगे। स्नायुओं के कार्य तथा उन पर आधारित संस्थान। स्नायुओं का कार्य है ज्ञानेंद्रियों के संदेशों को केंद्रीय स्नायु संस्थान तक लाना और वहां के आदेश संबंधित अंगों तक पहुंचाकर कार्य कराना। जो स्नायु ज्ञानेंद्रियों की सूचना केंद्रीय स्नायु संस्थान तक लाते हैं, उन्हें बोधवाहक स्नायु कहते हैं। इन्हें एफरेंट नर्व्स या संज्ञावह नाड़ियां भी कहते हैं। जो स्नायु आवश्यकता अनुसार पेशियों और ग्रंथियों से कार्य कराते हैं, उन्हें कार्यवाहक स्नायु यानी मोटर नर्व्स कहा जाता है, या इन्हें अफरेंट नर्व्स या बहिर्गामी नाड़ियां भी कहते हैं।
बोध का संदेश और कार्य का आदेश होते समय स्नायु में विद्युत का प्रवाह होता है। शरीर क्रिया विज्ञान की शब्दावली में यह विद्युत प्रवाह ही आवेग है। जो स्नायु शरीर की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार स्वयं ही क्रियाशील होकर वांछित कार्य संपन्न करते कराते हैं, उन पर आधारित संस्थान को स्वतंत्र स्नायु संस्थान कहा जाता है। इस संस्थान के अंतर्गत होने वाले अलग अलग कार्यों के आधार पर इन संस्थानों का नाम रखा गया है। जो संस्थान जीवन बनाए रखने के आवश्यक कार्यों को संपन्न कराता है, उस संस्थान को सौम्यकारी स्नायु संस्थान कहा जाता है। यह संस्थान रक्त संचार, पाचन जैसे जीवनदायी कार्यों का संचालन करता है। आपात अवस्था में जब शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, उस समय जिस संस्थान के स्नायु जीवन की रक्षा करते हैं, उस संस्थान का वैदिक नाम संवेदनकारी स्नायु संस्थान है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर पर लगी चोट तो शरीर तंत्र के लिए आपातकालीन अवस्था है ही, किंतु मनः काया विज्ञान के अनुसार काम, क्रोध, भय आदि के आवेश भी आपातकालीन अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं संवेदनकारी स्नायु संस्थान को क्रियाशील करके अधिक शक्ति उपलब्ध कराती हैं। इस दृष्टि से उद्दीपनकारी स्नायु संस्थान आपातकाल में जीवन की रक्षा करता है। केंद्रीय स्नायु संस्थान के अन्य भाग। मुख्य मस्तिष्क की ओट में अनेक गुहाएं हैं। उनमें थैलमस तथा हाइपोथैलमस स्थित हैं। थैलमस मस्तिष्क तथा शरीर के संयोजक या प्रसारक केंद्र के तौर पर काम करता है। हाइपोथैलेमस इस अंग का विस्तार प्रतीत होता है। मस्तिष्क के स्नायु सुषुम्ना शीर्ष तथा सेतु से होते हुए रीढ़ मार्ग द्वारा शरीर के सभी भागों में जाते हैं। लघु मस्तिष्क का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। मस्तिष्क के इन सभी भागों में से हाइपोथैलेमस का काम भाव से मुख्य संबंध है। इस अंग की चर्चा ताप नियंत्रक अंग के रूप में पहले हो चुकी है। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 1 भाग 1 प्रसंग स्वतः संचालित ताप अनुकूलन भाग 2 विज्ञान तथा परिकल्पना के अनुसार अंतःस्रावी अंग और उनके स्राव। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार काम भाव का सीधा संबंध जनन ग्रंथियों से माना जाता है। जनन ग्रंथियों को प्रवृत्त करने वाली श्रृंखला की पहली कड़ी हाइपोथैलेमस है। उसके बाद की कड़ी पिट्यूटरी है। तत्पश्चात एड्रिनल वर्ग की ग्रंथियों के नाम आते हैं। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में तीसरी गुहा नामक स्थान में यह अंग स्थित है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार संदर्भ 10 जिल्द 2 प्रकरण 16 प्रसंग फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अलग अलग केंद्र जीव की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब तक 32 केंद्र युग्म खोजे जा चुके हैं। ये केंद्र भूख, प्यास, ताप, रक्त संचार, हृदय गति, कामुकता आदि क्रियाओं का नियमन करते हैं। इन 32 केंद्र युग्मों को 3 मुख्य केंद्रों में बांटा जा सकता है। ये मुख्य केंद्र हैं पिछला, अगला और मध्यम मुख्य केंद्र। इनमें से मध्यम मुख्य केंद्र कामुकता से संबंधित माना जाता है। इस मुख्य केंद्र का नाम ट्यूबर सिनेरियम है। यूं तो हाइपोथैलेमस के तीनों मुख्य केंद्र ताप का नियमन करते हैं, किंतु ट्यूबर सिनेरियम नामक मध्य केंद्र को उद्दीप्त करने से जो ताप बढ़ता है वह कभी कभी देर तक बना रहता है। पिछला मुख्य केंद्र संवेदनकारी स्नायु संस्थान तथा एड्रियन मध्य भाग से संबंधित है। अगला मुख्य केंद्र सौम्यकारी स्नायु संस्थान से संबंधित है। ये अलग अलग केंद्र अलग अलग प्रकार के आवेग छोड़ते हैं। ये आवेग संबंधित ग्रंथियों को उद्दीप्त करके उनसे हार्मोन स्रावित कराते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा अन्य ग्रंथियों को उद्दीप्त करने का माध्यम पिट्यूटरी नामक ग्रंथि है। पिट्यूटरी इस ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे है। यह आकार में मटर के दाने के बराबर है और वजन है 5 ग्राम के लगभग।
इसकी क्षमता को देखकर चिकित्सा विज्ञान ने इसे मास्टर ग्लैंड का दर्जा दिया है। हाइपोथैलेमस के कुछ प्रवर्तक स्राव पिट्यूटरी के अग्रिम खंड को उद्दीप्त करते हैं और कुछ प्रवर्तक स्राव पश्चिम खंड को उद्दीप्त करते हैं। इनके उद्दीपन से उनसे संबंधित अन्य ग्रंथियां उद्दीप्त होती हैं, जिससे उन संबंधित ग्रंथियों के स्राव रिश्ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में दिए गए विवरण से ज्ञात होता है कि संदर्भ 10 प्रकरण 9 जिल्द 1 प्रसंग कंट्रोल ऑफ गोनाडल एक्टिविटी। परिपक्व पशुओं की पिट्यूटरी निकालने से ज्ञात हुआ कि पहले से विकसित जनन संबंधी अंग क्षीण हुए। इस ग्रंथि के पुनः रोपे जाने से वे अंग फिर से विकसित हो गए। इस ग्रंथि के अन्य प्रवर्तक स्राव थायराइड तथा एड्रिनल आवरण को भी उद्दीप्त करते हैं। उनमें से एड्रिनल आवरण का संबंध कामुकता से है। विषय क्रम से इसकी आगे चर्चा होगी। पिट्यूटरी से शरीर की अन्य आवश्यकताएं पूरी करने वाले स्राव भी रिश्ते हैं। एड्रिनल वर्ग। इस वर्ग की ग्रंथियों के अलग अलग भागों का कामुकता तथा आवेश अवस्था से मुख्य संबंध है, इसलिए इनके हार्मोनों की चर्चा अधिक विस्तार से की जा रही है। एड्रिनल ग्रंथियां संख्या में 2 होती हैं। दोनों गुर्दों में से प्रत्येक के ऊपरी भाग पर एक एक ग्रंथि चिपकी रहती है। दोनों एड्रिनल ग्रंथियों के ऊपरी भाग को एड्रिनल आवरण कहा जाता है। भीतरी भाग को एड्रिनल मध्य भाग कहा जाता है। दोनों ग्रंथियों का आवरण भाग हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी द्वारा प्रेरित होता है। मध्य भाग संवेदनकारी स्नायु संस्थान द्वारा प्रेरित होता है। इन दोनों भागों के स्राव का प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए दोनों भागों का अलग अलग परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। एड्रिनल आवरण भाग। आवरण भाग का जनन अंगों की रचना से संबंध है। भ्रूण अवस्था में जिस तरल द्रव्य मेसोडर्म से जनन अंग बनते हैं, उसी द्रव्य से एड्रिनल आवरण का निर्माण होता है। संदर्भ 6 20वां अध्याय अधिवृक्क ग्रंथियां। प्रस्तुत पुस्तक में पहले प्रकरण 1 भाग 2 प्रसंग अतिशक्ति की परिकल्पना के अनुसार थाइमस की भूमिका। जिन एंड्रोजन तथा एस्ट्रोजन की चर्चा हुई है, इन दोनों प्रकार के हार्मोनों के मूल रूप यौवन अवस्था से पहले एड्रिनल आवरण में बनने लगते हैं। एड्रिनल आवरण में बनने वाले एंड्रोजन को इस पुस्तक में हम मूल नर सुलभ हार्मोन तथा इस ग्रंथि के एस्ट्रोजन को मूल मादा सुलभ हार्मोन कहेंगे। इन दोनों में से प्रत्येक को मूल युव सुलभ हार्मोन कहेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार संदर्भ 10 प्रकरण 9 प्रसंग द सेक्स हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। बचपन में मूल युव सुलभ हार्मोन का महत्व इसलिए होता है कि इनसे जनन अंगों का विकास होता है। वह संधि काल के उपरांत मानवों में इस हार्मोन का विशेष महत्व नहीं रहता, किंतु वृद्धावस्था में जब जनन ग्रंथियों के स्राव रुक जाते हैं तो मूल युव सुलभ हार्मोन काम भावना के बने रहने के एकमात्र कारण रह जाते हैं। इसी प्रकरण में आगे लिखा है। संदर्भ 10 प्रकरण 9 प्रसंग चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ एंडोक्राइन सेक्रेशन बाय द सेक्स ग्लैंड्स, कैस्ट्रेशन तथा प्रसंग द सेक्स हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। बधिया किए जाने के बाद भी काम संबंधी हार्मोन एकदम समाप्त नहीं होते। उस समय रक्त तथा मूत्र में काम संबंधी हार्मोनों के विद्यमान रहने के कारण मूल युव सुलभ हार्मोन होते हैं, किंतु उस समय इनकी मात्रा अति अल्प होती है। इस विवरण से यह आभास होता है कि नर और मादा की जनन ग्रंथियों के विकास से पहले लड़के और लड़की के स्वभाव में जो अंतर होता है, उसका कारण ये मूल युव सुलभ हार्मोन हो सकते हैं। एड्रिनल आवरण से जीवन के लिए अन्य उपयोगी हार्मोन भी रिश्ते हैं, उनकी चर्चा का अवसर यहाँ नहीं है। एड्रिनल मध्य भाग। एड्रिनल मध्य भाग की रचना उसी मूल द्रव्य क्रोमाफिन टिश्यू से हुई है जिससे संवेदनकारी स्नायु संस्थान निर्मित हुआ है। इसलिए इस ग्रंथि का मध्य भाग संवेदनकारी स्नायु संस्थान से संबंधित माना जाता है।
ब्रिटेनिका में दिए गए विभिन्न सूत्रों के अनुसार संदर्भ 2 जिल्द 1 प्रसंग एड्रिनल ग्लैंड तथा एड्रिनलाइन एंड नॉर एड्रिनलाइन जिल्द 14 प्रकरण बायोकेमिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रसंग हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स जिल्द 18 प्रकरण एंडोक्राइन सिस्टम्स प्रसंग एड्रिनल मेड्युलरी हार्मोन्स यही जिल्द प्रकरण इमोशन एंड मोटिवेशन प्रसंग एड्रिनल फंक्शन। एड्रिनल मध्य भाग से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक एड्रिनेलिन, इस हार्मोन को एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। 2 नार एड्रिनेलिन, इस हार्मोन को नार एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन आमिन वर्ग यानी एमाइन ग्रुप के हैं। इन दोनों प्रकार के हार्मोनों की रचना में मामूली अंतर होता है, अर्थात नार एड्रिनेलिन में अन्य तत्वों के साथ NH2 शामिल रहता है। एड्रिनेलिन में NH2 का स्थान NH तथा CH3 ले लेते हैं। दोनों प्रकार के हार्मोनों में शेष सभी तत्व एक जैसे होते हैं। एक तत्व के परिवर्तन के कारण दोनों के प्रभाव में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। यह अंतर इस प्रकार है: भय, चिंता जैसे पलायनकारी संवेगों के अवसर पर एड्रिनेलिन का स्राव अधिक होता है। क्रोध, शौर्य जैसे मुकाबले के अवसर पर नार एड्रिनेलिन का स्राव बढ़ता है। संवेदनकारी स्नायु संस्थान से भी इन दोनों प्रकार के प्रभाव वाले स्राव रिश्ते हैं। इन्हें पूरक स्राव कहा जा सकता है। इस जानकारी से यह आभास होता है कि दोनों प्रकार के स्रावों का उद्देश्य आपातकालीन अवस्था में जीव को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करना है। काम, क्रोध जैसे शौर्य प्रेरक भावों के अवसर पर मुकाबला करने के लिए अधिक शक्ति चाहिए। उस समय संभवतः नार एड्रिनेलिन अधिक रिश्ते हैं। इस पुस्तक में हम इन स्रावों को रौद्र प्रेरक स्राव या रौद्र प्रेरक हार्मोन कहेंगे। भय, चिंता जैसे अवसर पर पलायन के लिए अधिक शक्ति की जरूरत होती है। उस समय संभवतः एड्रिनेलिन अधिक रिश्ते हैं। इस पुस्तक में इन स्रावों को हम पलायन प्रेरक स्राव या पलायन प्रेरक हार्मोन कहेंगे। कुछ संभावित प्रश्न। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि काम, क्रोध और भय को एक ही शीर्षक के नीचे लाना क्या उचित है, जबकि इन तीनों भावों की शारीरिक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। उदाहरणतः भय के समय चेहरा पीला पड़ जाता है, क्रोध के समय लाल हो जाता है और काम भाव के समय लालिमा के साथ चेहरे पर सुख की एक दमक भी होती है। उत्तर यह है कि ये तीनों भाव 3 अलग अलग प्रकार के तनावों पर आधारित है। उन तनावों को सुखद और दुखद बनाने वाले घटकों में से कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं। ज्ञात घटकों में अलग अलग प्रकार के हार्मोनों के संकलन होते हैं। रुचि और जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। इन घटकों की चर्चा इस पुस्तक के आगामी प्रकरणों में की जानी है। अज्ञात घटकों की सूची ज्ञात से अधिक लंबी है। एड्रिनल मध्य भाग के हार्मोनों का सभी प्रकार के संवेगों से मात्र इतना नाता है कि इसके हार्मोन आपातकालीन स्थिति में संबंधित अंगों को अधिक शक्ति उपलब्ध कराते हैं। यह किस प्रकार होता है? इस विषय में शरीर क्रिया विज्ञान यह कहता है, एड्रिनल मध्य भाग से निरंतर क्षरण हुआ करते हैं, किंतु भय तथा शौर्य के अवसर पर इस भाग के स्राव बढ़ जाते हैं। इन स्रावों के रक्त में मिलने से हृदय पोषक धमनियां विस्तृत हो जाती हैं, जिससे हृदय को रक्त की अधिक मात्रा मिलती है। परिणाम स्वरूप हृदय तत्काल आन पड़े कार्य को करने में समर्थ होता है। उदर की धमनियां संकुचित होती हैं, जिससे पाचन संस्थान में बाधा आती है। कंकालगत पेशियों की धमनियां विस्तृत होती हैं, जिससे रक्त की अधिक मात्रा पेशियों को मिलती है। इन स्रावों के परिणाम स्वरूप जिगर अधिक कार्य करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में तीव्र गति से बदलता है। प्लीहा के संकोच से रक्त में लाल कणों की संख्या बढ़ती है। श्वास पथ की शाखाओं का विस्तार होता है, इससे सांस तेज चलती है। तेज सांस से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा रक्त को मिलती है। परिणामतः पेशियां अधिक कार्य करके भी थकान का अनुभव नहीं करती।
इस विवरण से ज्ञात होता है कि तीव्र संवेग या आवेश की अवस्था में शरीर की स्थिति युद्ध में लगे राष्ट्र जैसी ही हो जाती है। इस आंतरिक युद्ध में शरीर की अनुकूलन व्यवस्था कुछ ऐसे कार्यों को स्थगित रखती है जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं होती, और उस स्थगन से बची हुई शक्ति उन अंगों को भेजती है जहां तात्कालिक आवश्यकता होती है। पूरक व्यवस्था, फीडबैक सिस्टम। आयुर्वेदीय क्रिया शरीर में अन्यत्र लिखा है। संदर्भ 6, 20वां अध्याय, प्रसंग अधिवृक्क मध्य। शौर्य, भय और पलायन के अवसर पर जितने अधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं उतने केवल एड्रिनल मध्य भाग के स्रावों से संभव नहीं है। अनुमान किया जाता है कि शौर्य, भय और पलायन का अवसर आने पर मुख्य क्रिया संवेदनकारी स्नायु संस्थान में होती है। एड्रिनल मध्य भाग के स्राव केवल सहायक बनते हैं। अतः यदि प्राणी में एड्रिनल मध्य भाग निकाल दिया जाए तो भी शरीर में स्थित इस समानांतर व्यवस्था के कारण प्राणी अनिष्ट से बचा रह सकता है। चिकित्सा विज्ञान में समानांतर व्यवस्था को पूरक व्यवस्था कहा गया है। यह पूरक व्यवस्था एक प्रकार की अनुकूल व्यवस्था ही है। एक स्पष्टीकरण। कामुकता संबंधी इस पुस्तक में एड्रिनल मध्य भाग के हार्मोनों की चर्चा अधिक विस्तार से दी गई है, जबकि कामुकता का संबंध सामान्यतः हाइपोथैलेमस से जनन ग्रंथियों तक जोड़ा जाता है। कामुकता संबंधी अन्य ग्रंथियों में पिट्यूटरी तथा एड्रिनल के आवरण भाग का नाम तो है, किंतु एड्रिनल मध्य भाग का नाम नहीं आता। मनोविज्ञान तथा चिकित्सा ग्रंथों में भाव और आवेश की दशा लाने का कारण संवेदनकारी स्नायु संस्थान तथा एड्रिनल मध्य भाग माना जाता है। अमेरिकन शरीर विज्ञानी कैनन के भाव संबंधी कुछ परीक्षणों का सार इस प्रकार है। संवेदनकारी स्नायु संस्थान तनाव का सामना करने के लिए शक्ति देता है। आक्रामक कुत्ते का सामना होने पर बिल्ली में ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हृदय गति का बढ़ना, सांस का तेज होना, आंखों की पुतली का फैलना और टिमटिमाना, पाचन संस्थान का अकर्मण्य होना, रोए खड़े होना, पांव के गद्दे से पसीना छूटना, प्लीहा के संकोच के कारण संचारित रक्त में लाल कणों की वृद्धि होना, एड्रिनल ग्रंथि का उद्दीप्त होना, जिगर में स्थित ग्लूकोजेन का ग्लूकोज में परिवर्तित होना और उसका रक्त में मिलना इत्यादि। कैनन ने ये सारे लक्षण भय की अवस्था के बताए हैं। अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार कामावेश में अधिकांश लक्षण वे ही होते हैं जो भय तथा क्रोध की अवस्था में होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 5, प्रसंग हृदय गति तथा श्वसन, प्रसंग रक्तचाप की विविधता। भय तथा क्रोध को दुखद या नकारात्मक भाव माना गया है। कामुकता में हर्ष का भाव सम्मिलित होता है, इसलिए इसे सकारात्मक या सुखद भाव माना जाता है। काम भाव को सुखद बनाने वाले अन्य घटकों की चर्चा यथावसर इस पुस्तक में आगे होनी है। यहाँ इतना ही कहने का अवसर है कि काम भाव में अन्य भावों के समान जो लक्षण प्रकट होते हैं उनका कारण संवेदनकारी स्नायु संस्थान तथा एड्रिनल मध्य भाग के स्राव है। अन्य लक्षणों के कारण जनन ग्रंथियों के हार्मोन है। जनन ग्रंथियों के हार्मोनों के साथ रौद्र प्रेरक हार्मोन अथवा पलायन प्रेरक हार्मोन मिलकर कामुकता को अलग अलग रूप देते हैं। इन रूपों की चर्चा हम आगे करेंगे। प्रस्तुत पुस्तक प्रकरण 4, भाग 4, प्रसंग भय मिश्रित कामुकता तथा प्रसंग हिंसा मिश्रित कामुकता। पहले जनन ग्रंथियों का परिचय प्राप्त कर लें। जनन ग्रंथियां, गोनाड्स। एड्रिनल आवरण के प्रसंग में हमने मूल मादा सुलभ और मूल नर सुलभ हार्मोनों की चर्चा की है। अब हम मुख्य नर सुलभ तथा मुख्य मादा सुलभ हार्मोनों का विवरण देने जा रहे हैं। ये हार्मोन जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जनन ग्रंथियों के उद्देश्य में से मुख्य प्रजनन है। प्रजनन सामान्यतः मैथुन पर निर्भर माना जाता रहा है, किंतु अब यह आवश्यक नहीं रहा। एक और टेस्ट ट्यूब बेबीज ने सिद्ध कर दिया है कि बिना मैथुन के प्रजनन हो सकता है। दूसरी ओर ऐसे उपाय भी खोज लिए गए हैं जिनके कारण मैथुन का सुख लेते हुए प्रजनन से बचा जा सकता है।
इस पुस्तक का विषय कामुकता है, इसलिए हम जनन ग्रंथियों के केवल उन्हीं पक्षों की चर्चा करेंगे जिनका कामुकता से संबंध है। फिर भी हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जो ग्रंथियां प्रजनन को संभव बनाती हैं, वही नर और मादा के शरीर की भिन्नता का कारण बनती हैं। इस भिन्नता से भी काम भाव को बढ़ावा मिलता है। मादा सुलभ मुख्य ग्रंथियां डिंबाशय या ओवरीज। स्त्री के श्रोणी क्षेत्र में गर्भाशय के दोनों ओर एक एक डिंबाशय स्थित है। इनसे अनेक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें से प्रोजेस्टेरोन का संबंध प्रजनन संबंधी अंगों का पोषण करने और उनको पुष्ट करने से है। एस्ट्रोजन संदर्भ 25। एस्ट्रोजन 3 प्रकार के हार्मोनों का सम्मिलित नाम है और कुछ देशों में इसकी वर्तनी इस प्रकार है। ऑस्ट्रोजेन का संबंध कामुकता और प्रजनन दोनों से है। डिंबाशय में बनने वाले एस्ट्रोजनों को हम मुख्य मादा सुलभ हार्मोन कहेंगे। मुख्य मादा सुलभ हार्मोनों के प्रभाव से लड़की में औरत के लक्षण प्रकट होते हैं। वे लक्षण हैं नितंब के घेरे का विस्तार, स्तनों की पुष्टता तथा कंधे, बाजू और टांगों पर वसा की अतिरिक्त तहें। स्वर तंत्री पर इन हार्मोनों का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। इससे स्त्री का स्वर सामान्यतः शिशुवत तीखा बना रहता है। प्रोजेस्टेरोन के स्राव मासिक धर्म का नियमन करते हैं, लड़की को गर्भवती होने के योग्य बनाते हैं, गर्भ स्थिति होने पर गर्भ का विकास करते हैं, शिशु के जन्म के बाद स्तनों में दूध उपजाने का कारण बनते हैं। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से भग क्षेत्र का कामुकता तथा गर्भ स्थिति की दृष्टि से विकास होता है। भग क्षेत्र के अंतर्गत अंग हैं भगनासा तथा वृहद भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ से गर्भाशय ग्रीवा तक के मार्ग को इस पुस्तक में योनि क्षेत्र कहा गया है। स्त्री के शरीर में भगनासा तथा योनि क्षेत्र की स्पर्श संवेदना सबसे अधिक होती है। दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित रूप को हम इस पुस्तक में आगे स्त्री यौनांग कहेंगे। वह संधि काल में भग क्षेत्र तथा बगल के लोमों को स्थूल बनाने वाले तंत्र के पीछे मुख्य मादा सुलभ हार्मोनों की ही भूमिका होती है। कामोत्तेजना के समय योनि मार्ग को लसीला बनाने वाली व्यवस्था के पीछे भी मुख्य मादा सुलभ हार्मोन होते हैं। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि यदि किशोरावस्था से पहले मादा से डिंबाशय निकाल दिए जाएं, तो लड़की में औरत के लक्षण प्रकट नहीं होते। यदि यह क्रिया किशोरावस्था के बाद की जाए तो पहले से ही विकसित यौन विशेषताएं क्षीण हो जाती हैं। दोनों दशाओं में डिंबाशय पुनः रोपे जाएं अथवा उनके हार्मोन इंजेक्शन द्वारा दिए जाएं, तो यौन विशेषताएं फिर से विकसित हो जाती हैं और मासिक धर्म भी जारी हो जाता है, किंतु मानव मादा में गर्भवती होने की योग्यता नहीं रहती। नर सुलभ मुख्य ग्रंथियां अंडकोश या टेस्टिकल्स। नर शरीर में गर्भ स्थिति की गुंजाइश नहीं है, इसलिए नर का जनन तंत्र मादा के जनन तंत्र से सरल है। यही जनन तंत्र काम भाव का भी प्रेरक है। जनन तंत्र और कामुकता के हार्मोनों के मुख्य अंग वृषण या अंडकोश होते हैं, जो 2 गिल्टियों के रूप में मांस की एक थैली में सुरक्षित रहते हैं। वह थैली शिशन की जड़ के साथ मुख्य धड़ से बाहर लटकी रहती है। फिजियोलॉजी ऑफ माइंड के अनुसार संदर्भ 12 प्रकरण 27 प्रसंग फंक्शन ऑफ टेस्टिस। अंडकोश को मुख्य धड़ से बाहर रखने की व्यवस्था प्रकृति ने इसलिए रखी है कि इसमें उपजने वाले शुक्र कीटाणुओं को शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 3 या 4 डिग्री कम तापमान चाहिए। आवश्यकता से कम तापमान भी इन कीटों के लिए प्रतिकूल है। यदि शरीर से बाहर का तापमान अनुकूल से कम रह जाए तो अंडकोश की थैली सिकुड़कर मुख्य धड़ के निकट हो जाती है। यदि शरीर का तापमान बढ़ जाए तो थैली फैलकर अधिक लटक जाती है। फैलने सिकुड़ने की यह प्रक्रिया क्राइमेस्ट्रिक पेशियों द्वारा संपन्न होती है। अंडकोश थैली से संबंधित इन पेशियों पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं होता।
शरीर के बाहर या भीतर का तापमान इन पेशियों को आवश्यकता अनुसार क्रियाशील करता है। हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी के अग्रिम खंड के स्रावों की प्रेरणा से अंडकोशों में शुक्र कीटाणुओं का निर्माण होता है। उनके साथ ही अंडकोश के अंतरावर्ती कोश टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। इस हार्मोन के रक्त में मिलने से पुरुष में काम भाव की उत्पत्ति होती है। शिशन का मैथुन की दृष्टि से विकास होता है। स्वर तंत्री लंबी होती है जिसे आवाज में मर्दानापन आता है। बगल तथा शिशन क्षेत्र के रोए स्थूल बालों का रूप लेते हैं तथा परवर्ती नर सुलभ विशेषताएं प्रकट होती हैं। ये विशेषताएं हैं पुष्ट पेशियां, चेहरे, छाती, टांगे, बाजू आदि अंगों पर पुरुष सुलभ बाल। अंडकोश में बनने वाले इस हार्मोन को हम इस पुस्तक में मुख्य नर सुलभ हार्मोन कहेंगे। मूल नर सुलभ हार्मोन एंड्रोजन की चर्चा एड्रिनल आवरण प्रसंग में की जा चुकी है। मुख्य नर सुलभ हार्मोन के प्रभाव से क्रियाशील होने वाली पुरुष सुलभ ग्रंथियां प्रोस्टेट तथा काउपर है। इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथियां वही स्त्रावी हैं। ये कामोत्तेजना के अवसर पर क्रियाशील होती हैं। इन ग्रंथियों के स्राव तथा मुख्य नर सुलभ हार्मोन मिलकर कामोत्कर्ष के उपरांत मूत्र मार्ग से वीर्य के रूप में बाहर निकलते हैं। वृषण ग्रंथियों तथा उनसे प्रभावित नर सुलभ ग्रंथियों की क्रियाशीलता शिशन के माध्यम से व्यक्त होती है। अतः शिशन को हम अवसरानुसार पुरुष यौनांग भी कहेंगे। मध्य युग में जनान खानों में नियुक्त करने के लिए पुरुषों को बधिया करने की प्रथा थी। पशुओं को आवश्यकता अनुसार बधिया करने की प्रथा आज भी है। इस कार्य के लिए अंडकोश के अंतरावर्ती कोश निष्क्रिय किए जाते हैं। इस दिशा में किए गए अनुसंधान बताते हैं कि संदर्भ 6 20वां अध्याय बीज ग्रंथियां वृषण और अंतःफल। यदि किशोरावस्था से पहले नर को बधिया किया जाए तो उसमें पुरुषोचित विशेषताएं प्रकट नहीं होती। उसका स्वर बच्चों की तरह तीखा बना रहता है। शुक्र कीटाणु, शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि क्षीण हो जाती है। शिशन का विकास नहीं होता। काम भाव अन्य प्राणियों में लुप्त हो जाता है, मानव में बना रहता है। नसबंदी की क्रिया इससे अलग होती है। उसमें शुक्रवाही स्रोत बांधे या काटे जाते हैं। इससे अन्य सभी नर सुलभ विशेषताएं तथा कामुकता बनी रहती है, बल्कि स्टीनेक के कथनानुसार वे विशेषताएं बढ़ जाती हैं। मूत्र द्वारा विसर्जित होने वाले युव सुलभ हार्मोन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार संदर्भ 10 जिल्द 1 प्रकरण 9 द सेक्स ग्लैंड्स गोनाड्स जनरल। मानव नर और मादा के मूत्र परीक्षण से ज्ञात होता है कि दोनों लिंग के व्यक्ति मुख्य नर सुलभ और मुख्य मादा सुलभ हार्मोन मूत्र द्वारा विसर्जित करते हैं। इनकी मात्रा अति अल्प होती है, यानी नर के मूत्र से प्रतिदिन 3 से 10 माइक्रोग्राम। 1 ग्राम के 10 लाख विभाग को माइक्रोग्राम कहा जाता है। नर सुलभ हार्मोन निष्कासित होते हैं और 5 से 15 माइक्रोग्राम मादा सुलभ हार्मोन विसर्जित होते हैं। मादा के मूत्र से प्रतिदिन नर सुलभ हार्मोन तो 3 से 10 माइक्रोग्राम ही निकलते हैं। साथ ही मादा सुलभ हार्मोन 18 से 36 माइक्रोग्राम विसर्जित होते हैं। यह जानकारी इस तथ्य का अनुमोदन करती प्रतीत होती है कि प्रत्येक मादा में नर बनने की और प्रत्येक नर में मादा के रूप में विकसित होने की संभावना विद्यमान है। हार्मोन विशेष की तनिक कमी उस संभावना को लुप्त कर सकती है और तनिक सी अधिकता उस संभावना को उजागर करने का कारण बन सकती है। अतिशक्ति तथा अंतःस्राव। हाइपोथैलेमस से जनन ग्रंथियों तक की पूरक व्यवस्था। जिस प्रकार की पूरक व्यवस्था संवेदनकारी स्नायु संस्थान और एड्रिनल मध्य भाग में है, वैसी पूरक व्यवस्था अन्य स्रवणकारी अंगों के मध्य भी है। प्रस्तुत प्रकरण प्रसंग एड्रिनल मध्य भाग
पूरक व्यवस्था। इस संबंध में कुछ अनुसंधानों का सार प्रस्तुत है। हाइपोथैलेमस के काम संबंधी केंद्र को विद्युत द्वारा उद्दीप्त किया गया तो पिट्यूटरी के वे प्रेरक हार्मोन अधिक स्रावित हुए जो जनन ग्रंथियों के तीव्र स्रवण का कारण बनते हैं। दूसरी ओर किसी विधि से रक्त में जनन ग्रंथियों के स्राव बढ़ाए गए तो हाइपोथैलेमस के काम संबंधी केंद्र युग्म ट्यूबर सिनेरियम निष्क्रिय हुआ। यह केंद्र युग्म पिट्यूटरी के अग्रिम खंड को उद्दीप्त करके जनन ग्रंथियों को अधिक क्रियाशील करता है। इन परीक्षणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाइपोथैलेमस की काम संबंधी व्यवस्था शरीर की एक विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए होती है। वह आवश्यकता यदि किसी अन्य विधि से पूरी हो जाती है तो वह व्यवस्था निष्क्रिय भी हो सकती है। वह आवश्यकता होती है संचित अतिशक्ति के निष्कासन की। हार्मोनों के स्रवण में अतिशक्ति की भूमिका। ब्रिटेनिका में दिए गए एक परीक्षण सार से अपनी बात शुरू करते हैं।